मन के भंवर भाग 2 में 10 साल बाद का दृश्य। अब तक हमने देखा कि डॉक्टर वशिष्ठ से मिलने उनका मित्र आदित्य उनके क्लिनिक पर आता है। डॉक्टर वशिष्ठ की अनुपस्थिति में उनका नौकर मनोहर आदित्य को क्लिनिक में बैठने को बोलता है। क्लिनिक में डॉक्टर रवीश, जो कि डॉक्टर वशिष्ठ के सहायक डॉक्टर हैं, आकर आदित्य से मिलते हैं और उनकी बातचीत होती है। डॉक्टर रवीश से आदित्य को पता चलता है कि क्लिनिक और मरीज ही डॉक्टर वशिष्ठ का पूरा संसार है, क्योंकि डॉक्टर वशिष्ठ की पत्नी छाया और उनकी माता की मृत्यु हो चुकी है। आदित्य को यह भी पता चलता है कि मानसिक रोगी क्लिनिक में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उनकी बातचीत के दौरान वहां मनोहर आता है और डॉक्टर रवीश को बड़े डॉक्टर का संदेश सुनाता है, जिसको सुनने के बाद डॉक्टर रवीश वहां से प्रस्थान करते हैं। आदित्य अकेला बैठा डॉक्टर वशिष्ठ का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां एक पागल आ जाता है जिसके हाथ में फावड़ा है। उसको देखकर आदित्य डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी भागते भागते वह गिर जाता है। पागल को फावड़े के साथ अपने करीब आता देख आदित्य का मुंह पीला पड़ जाता है। आदित्य को लगता है कि पागल अब उस पर फावड़े से प्रहार करने वाला है, किंतु अचानक पागल अपना हाथ बढ़ाकर आदित्य को छूकर खुशी से चिल्लाता है, छू लिया, छू लिया। अब आगे। आदित्य की सांस वापस लौटती है। तभी डॉक्टर वशिष्ठ का प्रवेश। वह पागल के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाते हैं। डॉक्टर, शाबाश, तुमने छू लिया। अच्छा, अब जाओ। पागल प्रसन्नता से गर्व से भरा बाहर प्रस्थान करता है। डॉक्टर आदित्य से, अरे, तुम तो एकदम डर गए। आदित्य अपने आप को संभालकर, मैंने तो समझा था कमबख्त ने जान ही ले ली। डॉक्टर हंसकर, और कहो आदित्य, आज दिल्ली से कैसे भूल पड़े? आदित्य, यूं ही। एक लेखकों का सम्मेलन यहाँ हो रहा है, उसी में प्रतिनिधि होकर आया हूँ। डॉक्टर, हाँ हाँ, लेखक सम्मेलन, अखबार में देखा था मैंने। तुम कहाँ हो? वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? आदित्य, हाँ। डॉक्टर, आज 9 साल बाद मिला हूं तुमसे। आदित्य, हाँ। दिल्ली को छोड़कर जब से तुमने लखनऊ में प्रैक्टिस शुरू की है, तब से क्या कभी दिल्ली नहीं गए? डॉक्टर, गया था, लेकिन बस 2 एक दिन के लिए, कॉन्फ्रेंस इत्यादि में। लेकिन व्यस्तता ऐसी थी कि किसी से भी मिल नहीं सका। आदित्य, यहाँ लखनऊ में तो तुम्हारी प्रैक्टिस खूब जम गई है। डॉक्टर, हाँ, यह बात भी है। और यहाँ क्लिनिक में मरीज जो हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तो मुझी पर है, इसलिए मैं ज्यादा देर बाहर रह नहीं सकता। आदित्य, तुम बहुत बड़े काम कर रहे हो, तुम्हारी चारों ओर खूब कीर्ति फैल रही है। डॉक्टर, मेरी कीर्ति नहीं, मेरे उद्देश्य की कीर्ति कहो। आदित्य, 9-10 साल पहले कोई तुम्हारी इस सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर, भविष्य में क्या है उसे कोई पहले से ही नहीं कह सकता। आदित्य, तुम बहुत काम करते हो, तुम्हें कुछ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर मुस्कुराता है। आदित्य, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हें अपनी तंदुरुस्ती का पूरा ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर, मेरा जीवन उस उद्देश्य से बड़ा नहीं जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आदित्य, क्या है तुम्हारा उद्देश्य? डॉक्टर, मानसिक रोगियों की सेवा करके उनके जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम स्थापित करना। इस औद्योगिक युग में प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है कि अधिकांश लोगों का जीवन विषमता और दुख का शिकार हो जाता है। आदित्य, हाँ, यह बात तो ठीक है। डॉक्टर, लोगों में इतने कॉम्प्लेक्सेज होते हैं कि वे बिना बात अपनी जिंदगी दूभर बना लेते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना मानसिक ढांचा संतुलित रखे, ना किसी से बेहद प्यार करे और ना नफरत।
दूसरों के दोषों और कमियों को देखने से तो जीवन और भी दुखमय हो जाएगा। इसलिए स्वयं अपनी शांति और मानसिक संतुलन के लिए मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए। यह जीवन बिना उदारता और महानता के नहीं जिया जा सकता। आदित्य, क्या तुम उन सिद्धांतों का पालन स्वयं भी करते हो? डॉक्टर, अगर मैं इनका पालन न करता होता तो मानसिक रोगियों का उपचार कैसे कर सकता? आदित्य, अच्छा। डॉक्टर, हाँ, मेरी व्यक्तिगत आकांक्षाएं समाप्त हो गई हैं क्योंकि मैं अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मेरा अस्तित्व, कार्य और उद्देश्य अब एक ही है। कहता हुआ वह दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर के सामने जा खड़ा होता है। कुछ क्षण सन्नाटा रहता है। आदित्य टटोलते हुए, वशिष्ठ, क्या तुम्हें कभी छाया की याद नहीं आती? डॉक्टर अचानक क्रोध से फूट पड़ता है। छाया मर चुकी है आदित्य, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। आदित्य, अरे, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैंने तो यूं ही पूछा। डॉक्टर स्वयं अपने चिल्ला पड़ने पर आश्चर्यचकित है। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ सा अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी डॉक्टर रवीश का बाहर से प्रवेश। रवीश आदित्य से, माफ कीजिएगा, बस 1 मिनट। डॉक्टर से, अभयमल के केस के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसके घर वाले बड़ी देर से बैठे हैं। डॉक्टर अपने आप को संभाल कर, क्या कहा? रवीश, अभयमल की उम्र 45 साल की होगी। वह अपनी स्त्री से बेहद प्यार करता था, किंतु वह किसी दूसरे के साथ भाग गई। अभयमल का ख्याल है कि वह बहुत नेक और अच्छी है और उससे बेहद प्यार करती है, इसलिए वह उसे भूल नहीं पाता और इसी कारण उसका दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर, कैसी है वह औरत? रवीश, उसके घर वालों से पता लगा कि वह बहुत मामूली किस्म की औरत है। डॉक्टर, वह भर्ती करना चाहते हैं? रवीश, हाँ। डॉक्टर, उसे भर्ती कर लो और उसे बताओ कि उसकी पत्नी वैसी नहीं है जैसा वो समझता है। वह भाग गई है उसे छोड़कर। उसके दिमाग में उस औरत के लिए नफरत भरो। रवीश आश्चर्य से, नफरत? डॉक्टर, हाँ, नफरत। जब वह अपनी पत्नी से नफरत करेगा तो उसके मोह से विमुख हो जाएगा। तब उसे उसके भागने का दुख नहीं रहेगा। उसके दिमाग का बोझ कम हो जाएगा और वह साधारण जीवन व्यतीत कर सकेगा। डॉक्टर, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ। रवीश का बाहर प्रस्थान। आदित्य, अभी तो तुम मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा रहे थे, अभी ही नफरत करने की सीख देने लगे। डॉक्टर, आदित्य, मैं जानता हूं कि मुझे अपने पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए। मेरी रिसर्च एक नई दिशा में मुझे ले जा रही है। नेचुरल इमोशंस जैसे प्यार, नफरत, क्रोध, हिंसा, वितृष्णा का भी आदमी की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह कुदरत के दिए सेफ्टी वॉल्व हैं जिनके सहारे मनुष्य अपने को संतुलित करता है। तुम इसे समझ नहीं पाओगे। आदित्य, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन भी तो कुछ ऐसा ही है, क्या तुम भी? डॉक्टर कटु दृष्टि से, मैं साधारण पेशेंट नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। मैं मानसिक ग्रंथियों और प्रक्रियाओं से परिचित हूँ, इसलिए मैं क्षमा कर सकता हूँ, किंतु साधारण व्यक्ति नहीं। आदित्य, क्या डॉक्टर साधारण मनुष्यों की तरह मानसिक ग्रंथियों और आवेगों का शिकार नहीं हो सकते? डॉक्टर, नहीं। मैं छाया को अपनी माँ की बीमारी में दवाएं देने के लिए दे गया था। उसने माँ को वह दवाएं नहीं दी। माँ मर गई। मैंने छाया से कुछ नहीं कहा। मैं छाया को अपनी माँ की मृत्यु का कारण ठहरा सकता था, किंतु मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। आदित्य, किंतु मन में तो वही दोषी थी। डॉक्टर, मैंने उसे क्षमा कर दिया। वह देवेंद्र के साथ बंबई भाग गई। मैंने इस पर भी क्षमा कर दिया। आदमी ऐसे आघात से या तो केवल नफरत करके अपनापा समाप्त कर सकता है या केवल क्षमा करके। मैंने उसे क्षमा न कर दिया होता तो मेरी भी वही हालत होती जो अभयमल की है। मैं आज पागल होता। आदित्य, डॉक्टर, और अब तो उसकी मृत्यु हुई भी 10 साल हो गए। आदित्य, क्या इसलिए तुमने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह मर गई? डॉक्टर, यदि वह जीवित भी होती तब भी मैं क्षमा कर देता। आदित्य, मान लो यदि वह जीवित हो? डॉक्टर, क्या? आदित्य, यदि वह जीवित तुम्हारे सामने आ जाए? डॉक्टर, आदित्य,
अभी साइंस ने इतनी प्रगति नहीं की है कि वह मृत्यु के 10 वर्ष बाद किसी को जीवित कर दे। आदित्य, मान लो। डॉक्टर, अवहेला से। मुझे और भी कुछ काम करने हैं आदित्य। किताब खोलते हैं। आदित्य उठकर, अच्छा मैं चलूं? डॉक्टर, अरे थोड़ी देर बैठो। आदित्य, नहीं मैं चलूंगा, शाम को आऊंगा। डॉक्टर, हाँ शाम को ठीक रहेगा, तब मुझे काम कम रहता है, रात को खाना मेरे साथ ही खाना। आदित्य, अच्छी बात है। बाहर प्रस्थान। आदित्य को पहुंचाकर डॉक्टर आराम कुर्सी पर लेट जाता है। तभी मनोहर का प्रवेश। मनोहर, छोटे डॉक्टर साहब कहिन है कि आपका मरीज देखे जाना है, ड्राइवर से मोटर लाने को कह दें। डॉक्टर घड़ी देखकर, 20 मिनट बाद मोटर ले आना, ड्राइवर से कह दो। मनोहर जाता है, डॉक्टर जम्हाई लेता है और फिर सो जाता है और सपना देखता है। एक टेढ़ा घुमावदार पेड़ का तना जिसमें सिगार उगे हैं, उसी से टिकी खड़ी है छाया। डॉक्टर, छाया तुम तो मर गई थी। छाया, हाँ लेकिन अब जिंदा हो गई। डॉक्टर, क्यों? छाया, तुमसे मिलने। डॉक्टर, क्यों? छाया हंसती है, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो। डॉक्टर, नहीं, अब मैं किसी से ना प्रेम करता हूँ और ना घृणा। छाया, तुम मुझसे प्रेम करते हो। डॉक्टर, नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, नहीं मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। छाया, तो घृणा करते हो, एक ही बात है। डॉक्टर, नहीं नहीं नहीं। छाया के स्थान पर पूनम प्रकट होती है। डॉक्टर आश्चर्य से, पूनम तुम? पूनम, डॉक्टर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। डॉक्टर, पूनम? पूनम विलीन हो जाती है, वहां छाया का चित्र आ जाता है। छाया, मैं छाया हूँ, पूनम नहीं। हंसती है, हंसी में रोने की आवाज भर छाया पूनम में परिवर्तित हो जाती है। पूनम रोते हुए, डॉक्टर मेरे हाथ में भिंडी निकल आई। एक कैंची भिंडी काटती है, पूनम चीखती है। पूनम के स्थान पर हंसती हुई छाया सिगार पीती है। पूनम सिगार पी रही है, छाया सिगार पी रही है, दर्जनों लड़कियां सिगार पीती हैं। डॉक्टर चीखकर, मुझे सिगार से नफरत है, मुझे सिगार से नफरत है। उठ बैठता है, सपना समाप्त हो जाता है। रवीश प्रवेश करके, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर जगकर, ओह शायद मैं सपना देख रहा था, सपना देख रहा था। नोट करो रवीश, धुंधला प्रकाश, एक घुमावदार टेढ़ा पेड़ का तना, सिगार, सिगार, और वह भी तो थी, वह भी तो थी, उसे मैंने देखा, कहती थी मैं जिंदा हूं। रवीश, कौन, कौन जिंदा है? डॉक्टर रवीश की ओर गौर से देखता है, कोई नहीं, कोई नहीं। मनोहर का बाहर से प्रवेश। मनोहर, साहब मोटर आ गई। डॉक्टर रवीश के हाथ से वह कागज लेकर फाड़ देता है जिस पर वह उसका सपना नोट कर रहा था और चलने के लिए तैयार होता है। डॉक्टर, रवीश मैं माल एवेन्यू पेशेंट देखने जा रहा हूँ, मनोहर मेरा बैग कार में रख दो। बैग लिए मनोहर और उसके पीछे डॉक्टर बाहर जाते हैं। रवीश अकेला रह जाता है। थोड़ी देर बाद मनोहर दो तार लेकर बाहर से प्रवेश करता है। मनोहर, डाकिया ई दूध तार दे गया है। रवीश मनोहर के हाथ से तार लेकर रसीद पर दस्तखत करता है। मनोहर रसीद लेकर डाकिया को देने बाहर जाता है। रवीश एक लिफाफा फाड़कर तार पढ़ता है। रवीश खुशी से पुकार कर, मनोहर, अरे सुना तुमने, भारत सरकार ने डॉक्टर वशिष्ठ को पद्मश्री की उपाधि दी है। फिर दूसरा तार खोलकर पढ़ता है। उसे पढ़कर वह सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। बाप रे बाप, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यूनेस्को का साइकेट्री में सबसे बड़ा इनाम $1,00,000, दोहरी उपाधि, दोहरी सम्मान। दूसरा अंक समाप्त। तीसरा अंक अगले वीडियो में।